नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो है कलाम के जो है मॉडल पेपर है उसकी 4 क्लासें देख चुके। आज अपनी जो है कौन सी 5वीं क्लास है। और अगर 4 क्लास आपने पहले वाली नहीं देखी तो जरूर देखें, और जो भी चैनल पर नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 लाख का टारगेट अपन जल्दी ही छूने वाले हैं, तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इस मॉडल पेपर में मैं आपको, और जो है क्लास पूरी होने के बाद में आपको कमेंट करना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको एक टेस्ट के हिसाब से और एक रिवीजन के हिसाब से देखें। और बाकी जो है मैं एकदम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बोला उत्तर करवा दिया, एकदम हर चीज डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। आप चैनल पर बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें श्रमिकों को 5वें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया। तो आपको पता है जो है भारतीय जो हिंदू समाज है उसमें जो है चतुर्वर्ण की व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल से ही बनी हुई है। ठीक है, वैसे वैदिक काल में भी था, लेकिन जो है प्रॉपरली जो जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। इस चतुर व्यवस्था में जो है कौन कौन से 4 जो है आपके जो है कौन कौन से जो है वर्ण माने गए हैं। तो एक तो आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के बाद में जो आपका क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। और इनके अलावा जो एक वर्ण जो है जिसको जो श्रमिक है उसको 5वें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया, तो वो थे राजस्थान के संत जिनका नाम था संत पीपा। ठीक है, संत पीपा ने जो है श्रमिक वर्ण जो श्रमिक जो वर्ग है उसको 5वें वर्ण के रूप में जो है क्या दिया, मान्यता दी और सम्मिलित किया। संत पीपा की अगर छत्री की बात करें तो ये आपकी गागरोन दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो क्वेश्चन 1 हो चुका है। अपना स्कोर काउंट करना है कि 20 में से कितने सही होते हैं। तो ध्यान रखना, परंपरागत चतुर्वर्ण व्यवस्था में श्रमिकों को 5वें वर्ण के रूप में सम्मिलित करने वाले संत का नाम था संत पीपा, और इनकी छत्री कहां पर है, आपकी गागरोन दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर मतलब जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, फूंक देकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे पहले मादल की बात करें तो मादल और कुछ नहीं होता, जो है ना एक प्रकार से ढोल जैसा ही होता है। क्या होता है, ढोल जैसा ही होता है, उसको ही मादल कहते हैं। ठीक है, ये है करताल, करताल नहीं है खड़ताल है, गलती से करताल लिखा हुआ है, खड़ताल। खड़ताल जो होती है आपको पता है दोनों को आपस में जो है भिड़ाकर बजाते हैं। तो ये भी जो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये जो है फूंक देकर बजाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो मादल जो है जो ढोल जैसा होता है और इनको पीट कर बनाए जाते हैं, जिसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं, धन वाद्य यंत्र। फिर ताशा, ताशा भी जो है एक प्रकार का जो क्या होता है, ड्रम जैसे होता है ना, बड़ा ढोल होता है, ड्रम जैसे अपने स्कूल में पिट्टी वगैरह करते हैं तब होता है ड्रम, उस हिसाब का होता है जिसको 2 डंडों से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। फिर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अलगोजा। अलगोजा एक बड़ा सा होता है, ठीक है, पाइप के जैसी आकृति होती है इसकी। तो अलगोजा जो है आपका क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र जिसको फूंक देकर बजाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है, जो है आपके सामने ऑप्शन है, उत्तर सोच लें, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम दामना की बात करें, दामना जो है ना आपका पहना जाता है हाथ में। ठीक है, ये एक प्रकार से अंगूठी टाइप होता है, ये हाथ में, या हम कह सकते हैं अंगुली में पहना जाता है, हाथ या अंगुली एक ही बात है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी बजटी। ठीक है, बजटी जो है आपका ये कहां पहना जाता है, तो बजटी पहना जाता है गले में। कहां पर है, गले में। ठीक है, सही लिख देता हूं मैं, बजटी आभूषण कहां पहना जाता है, आपका गले में पहना जाता है। ठीक है, बात करें झांझर की, तो झांझर आपका पहना जाता है कहां पर, ये पायल के जैसा होता है, तो पायल कहां पर पहनी जाती है, पैर में। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो उत्तर हो जाएगा मेहमद। ठीक है, जो मेहमद आभूषण है वो आपका स्त्रियों द्वारा कहां पहना जाता है, सिर में पहना जाता है या सिर पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एक बार फिर मैं बता दूं, इसको एक टेस्ट के तरह जो है रिवीजन क्लास के तौर पर ले, अपना जो है किताबों पर जो है ध्यान दें, उसको अच्छे से पढ़े, और एक जो है चलते फिरते एक रिवीजन क्लास जो 20-25 मिनट की होती है, 2 की स्पीड से देखोगे तो आधी हो जाएगी, वो देखते रहें। और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब, देखो बटन नीचे दिया हुआ है ब्लैक कलर में जो है लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अंदर सफेद कलर में, उसको प्रेस कर दें। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी एक विशेषता नहीं है। सबसे पहले इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब जो है एक ही नागरिकता भारत में, भारत का कोई भी एक निवासी है वो सिर्फ भारत का नागरिक है, एक भारतीय है। राजस्थान या फिर अन्य जो राज्य हैं उनके हिसाब से उनको किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं दी गई है। तो इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता है, तो बिल्कुल है।
ठीक है। फिर बात करें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है, तो बिल्कुल है। फिर बात करें संघीय शासन प्रणाली, तो बिल्कुल संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संसदीय संप्रभुत्व। क्योंकि संप्रभुत्व, संसदीय संप्रभुत्व का मतलब है जो लोकसभा और राज्यसभा के जो नेता है वो कानून बना देंगे, वही संप्रभु है, यानी कि सबसे ऊपर उन्हीं को रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, वैसे भारत की जो प्रभुत्व है वो जनता में निहित है, लेकिन जो है न्यायालय जो होता है वो संसद से भी ऊपर का होता है। तो संसदीय संप्रभुता का भारतीय जो है संविधान में कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का 5वां क्वेश्चन कि अवसर की समता, अवसर की समता जो है उसका अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। अवसर की समता का मतलब हो गया रोजगार में समानता, किसमें, रोजगार में समानता, और इसी को कहते हैं अवसर की समता। अवसर या रोजगार की जो समानता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रदान की गई है, उत्तर सोच लें, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी, अनुच्छेद 16। ठीक है। बात करें अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19 में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, तो ध्यान रखना अभिव्यक्ति की आजादी कौन से अनुच्छेद में, 19 में। बात करें अवसर या रोजगार की समानता, तो ये अनुच्छेद 16 में दी गई है। ठीक है। और जो आरक्षण वगैरह ना रोजगार में, वो भी जो है 19 में, सॉरी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या किया गया, अनुच्छेद 14 में जो है आपका विधि के समक्ष समानता, किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता। सिर्फ भाई आपका ये टेस्ट के हिसाब से नहीं, एकदम डिटेल से भी हर चीज जानोगे आप, विधि के समक्ष समानता, ये भी किसमें, अनुच्छेद 14 में है। और एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके हैं मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार जो है आपके कौन से अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार आपके जो है किसमें, जो है भाग 3 में है, किसमें, भाग 3 में। और ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका अनुच्छेद लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक का मतलब केवल भारतीय ही व्यक्ति को प्राप्त है। कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे आपके व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति का मतलब वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो, दोनों को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन वापस देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 2007 को। और इस आयोग में जो है एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हो गए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 से क्या हुआ, अस्तित्व में आया या स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों की, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, तब तक आप अपना उत्तर जो है सोच के रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखनी है, इन्होंने कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कितने, 10 मूल कर्तव्य। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान रखना, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और ये आपके जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में, कौन से में, 4A में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गए। और बाकी के जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। अब बोला कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। सबसे पहला प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, तो यह आपका मूल कर्तव्य है। 7वां मूल कर्तव्य कौन सा, 7वां, ठीक है। फिर जो है आपका व्यक्ति की गरिमा,
ये व्यक्ति की गरिमा नामक जो है कहीं भी मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे, ये इतना तो सही है, लेकिन ये पहले वाला क्या है आपका गलत है, तो पूरा गलत माना जाएगा। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये आपका 9वां जो है मूल कर्तव्य है, ठीक है। देश की रक्षा करें, ये आपका जो है कौन सा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, डेट याद रख लेना 25 जनवरी को, ठीक है। और एक जो है और मैं आपको बता रहा हूं कि 25 जनवरी को एक और दिवस आता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो सबसे पहले संसद के दोनों जो है सदन वो कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा हो गया और एक हो गया राज्यसभा। कई बार क्या होता है इन दोनों की साथ में जो होती है आपकी जो है संयुक्त बैठक होती है, और इन संयुक्त बैठक का जो आपका जो मतलब अध्यक्षता होती है ना वो कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो यानी उपस्थित ही ना हो तब कौन करेगा, तब जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है इसकी क्या करेगा, आपके जो है अध्यक्षता करेगा। अगर ये भी अनुपस्थित हो तब करेगा आपका राज्यसभा का उपसभापति। कौन, राज्यसभा का उपसभापति। और ये भी एब्सेंट हो ऐसा तो बहुत कम चांस में होता है, लेकिन इतना ही उल्लेखित है, ध्यान रखना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, अगर ये अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा उपसभापति करेगा। ध्यान रखना, सभापति नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापति स्वयं उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं करेगा, बाकी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 2022 में जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। 2022 में जो होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन या फिर जो हो चुके हैं, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन जो है पहले का है। 2022 में जो राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ था उसमें मत मूल्यों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना जो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था ना उसमें मत मूल्यों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्यसभा की सीटों का निर्धारण भी कौन सी जो है, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण भी कौन सी जनगणना के आधार पर है, तो ये भी जो है 1971 की जनगणना के आधार पर है, ध्यान रखना। और इसके बाद जो है प्रावधान क्या था कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर इसको चेंज कर दिया जाएगा, तो 2026 आगे आएगा और उसके बाद जब भी जनगणना होगी ना उसको फिर आधार माना जाएगा अगले परिसीमन का। ध्यान रखना, कौन सी जनगणना को, 2026 की जनगणना को जो है आगे के लिए आधार माना जाएगा। ये भी उस समय संशोधन किया गया था, ठीक है। और राजस्थान का जो है मत मूल्य मैं बता देता हूं, राजस्थान के जो है एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है आपका 129। ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। और एक जो है सांसद का मत मूल्य है आपका 700, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टोटल आपको पता है राजस्थान का एक विधायक अगर राष्ट्रपति चुनाव में अगर वोट देता है तो उसका मूल्य माना जाता है कि वो 129 लोगों ने वोट दिया है अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अपना स्कोर काउंट करते रहे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, और उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों की सुनवाई, कौन सी सुनवाई, संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। आजकल तो पता है आपको कोर्ट के जो है ज्यादातर लाइव सेशन होते हैं, जो सुनवाई होती है वो लाइव चलती है। तो जो उच्चतम न्यायालय के जो संवैधानिक मामले हैं उनकी अगर सुनवाई हो तो जो उसमें जो पीठ होती है ना उसमें न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है, तो आपने देखा होगा 5 न्यायाधीश कम से कम बैठे ही होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए आपकी जो पीठ है उसमें कम से कम 5 जो है न्यायाधीश होने जरूरी है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वप्रथम 200 की गई थी।
मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 200 निर्धारित की गई। उत्तर सोच के रखें, तब तक थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूं। सबसे पहले जो फर्स्ट आपकी जो विधानसभा थी ना राजस्थान की, उसमें थी 160 सीट। कितनी थी? 160 सीट। ठीक है। जो दूसरी जो विधानसभा थी राजस्थान की, उसमें सीटों को बढ़ाकर 176 कर दिया। ठीक है। पहली विधानसभा में 160 सीट थी, दूसरी विधानसभा में सीटों की संख्या 176 कर दी। फिर जो है आपकी तीसरी को छोड़ दें, चौथी जो है ना आपकी चौथी विधानसभा में सीटें कर दी 184। ठीक है। फिर जो आपकी जो 200 सीटें कब की गई? तो ये की गई कौन सी में? छठी विधानसभा में। और छठी विधानसभा का कार्यकाल जो है आपका 1977 से 1980 तक चला था, ये भी नोट कर लेना। और इसमें जो छठी विधानसभा थी, इसमें मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो सब्सक्राइब बटन भी है नीचे और लाइक बटन भी है, दोनों को प्रेस करें और 1 लाख सब्सक्राइबर में अपना योगदान जरूर दें। तो राजस्थान विधानसभा में पहली विधानसभा में 160 सीट, दूसरी विधानसभा में 176 सीट, तीसरी में भी 176 थी, चौथी में चेंज करके 184 कर दी, पांचवी में भी 184 थी, छठी में चेंज करके जो वर्तमान स्वरूप है 200 सीटों का वो निर्धारित किया गया। और जो लोकसभा का समय उस विधानसभा जो छठी विधानसभा उसका समय था 1977 से 80 तक, 3 साल चली थी। और भैरों सिंह शेखावत जो है उस समय मुख्यमंत्री रहे थे छठी विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो 73वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित जो है आपका 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1993 में। किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रावधान किए गए उसके अनुरूप राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित कर इसे राज्य में कब लागू किया? बेस्ट क्वेश्चन है, उत्तर सोच लेना। देखो, बात हो रही है 73वें संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है। ये जो है राजस्थान सरकार ने जो है ये बोला है कि अपने जो है मतलब राज्य में राजस्थान सरकार ने इसको कब पारित कर लागू किया। तो देखो, जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में है ना, ये लागू हुआ आपका कब? ये लागू हुआ आपका 24 अप्रैल, ये पारित हुआ मतलब 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ये हुआ भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया। इसको क्या कर दिया? भारतीय संसद ने पारित कर दिया। अच्छे से सुन लेना, भारतीय संसद ने इसको पारित कब किया? तो 24 अप्रैल 1993 को, मतलब ये लागू कर दिया पारित करके 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया। लेकिन इस समय जो है भारत सरकार ने एक शर्त रखी कि 1 साल के अंदर अंदर, कितने? 1 साल के अंदर सभी राज्य जो है ना, अंदर सभी राज्य अपना स्वयं का जो है ना पंचायती राज कानून बनाकर लागू करेंगे। स्वयं का जो है अपना कानून क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो भारत सरकार ने ये लागू किया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए ही 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस। पंचायत राज दिवस। वैसे मैं मैथ का टीचर हूं, तो कुछ गलती हो जाए तो मेरे को कमेंट कर दें और कमेंट करके आराम से अपन गलती को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखो, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को भारत में लागू किया गया। और भारतीय संसद ने जो ये प्रस्तावना रखी कि 1 साल के अंदर सभी राज्यों को जो है अपना खुद का जो है पंचायती राज कानून बनाकर लागू करना अनिवार्य है। तो देखो, 1 साल कब होगी? 24 अप्रैल 1994 को होगी। कब होगी? क्योंकि 1 साल का समय दिया था। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया? 1 साल से जस्ट 1 दिन पहले, यानी कि 23 अप्रैल 1994 को ही लागू कर दिया। कब कर दिया? 23 अप्रैल 1994 को। भारत में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपना जो है कब लागू किया? 23 अप्रैल 1994 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए। परसों या कल वाली क्लास में मैं क्लियर कर चुका कि पृथ्वी जो है कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री जो है अपने कक्ष पर झुकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। फिर देखो, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल, ये अलग चीज है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ध्यान रखना, कक्षा पथ पर कितनी झुकी हुई है? झुकी हुई है 23.5 डिग्री। लेकिन अपने परिक्रमण तल से कोण कितना बनाती है? 23.5 को 90 में से घटा दो तो
66 डिग्री, दोनों चीजें सही है। फिर पृथ्वी की परिभ्रमण गति ध्रुवों पर अधिकतम होती है, तो यही गलत है और यही उत्तर हो जाएगा आपका। मतलब जो पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है तो ध्रुव यानी कि ऊपर जो 90 डिग्री होती है वहां पर सबसे तेज घूमती है, ऐसा नहीं है। जो आपकी परिभ्रमण गति है वो ध्रुवों पर होती है सबसे कम, और अधिकतम कहां पर होती है, तो अधिकतम होती है भूमध्य रेखा पर। मतलब भूमध्य रेखा पर पृथ्वी सबसे ज्यादा घूमती हुई प्रतीत होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा घूमती हुई प्रतीत होती है और ध्रुवों पर सबसे कम। ये उल्टा लिख दिया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी तो अपने को सूरज जो है क्या होता है, पूर्व दिशा में घूमता, पूर्व जो है दिशा से उगता हुआ दिखता है, क्योंकि जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है घूमती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता, पूर्व से पश्चिम नहीं होता, सूरज पूर्व से पश्चिम चलता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना, सूरज पूर्व से उगता है पश्चिम में छिपता है, लेकिन जो आपकी पृथ्वी है वो घूमती पश्चिम से पूर्व है, तभी तो पूर्व से पश्चिम उल्टा जो है सूरज दिखता है अपने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिन्नुक हवाएं, चिन्नुक हवाएं, चिन्नुक हवाएं कहां पर चलती है, तो चिन्नुक हवाएं चलती है आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। और ये आपकी गर्म हवाएं, कौन सी हवाएं, ये गर्म हवा। चिन्नुक हवाएं किसके सहारे चलती है, तो ये आपका उत्तर सोच लेना, इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका रॉकी पर्वत, ठीक है। और इनको कहते हैं स्नो ईटर पौने भी कहते हैं, स्नो ईटर। स्नो का मतलब बर्फ, ईटर यानी बर्फ को खाने वाली, तो स्नो ईटर बर्फ जो है किसको कहते हैं, चिन्नुक को, रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आज का 16वां क्वेश्चन, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक चक्रवातों की विशेषता नहीं है, ठीक है। चक्रवातों की विशेषता कौन सी जो है नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है चक्रवात, क्या होता है, चक्रवात, ठीक है। एक होता है प्रति चक्रवात, क्या होता है, प्रति चक्रवात। दोनों चीजें ध्यान रख लेना आप, ठीक है, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है। सबसे पहले बात हम केंद्र की करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन जो किसकी, उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है। और फिर बात करेंगे अपन दक्षिण गोलार्ध की, दक्षिण गोलार्ध की। दोनों हर चीज क्लियर यहीं से हो जाएगी आपके। देखो सबसे पहले चक्रवात, चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में होता है निम्न दाब, क्या होता है, निम्न दाब। और प्रति चक्रवात के केंद्र में होता है उच्च दाब, क्या होता है, उच्च दाब, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख देता हूं। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात होता है आपका दक्षिणावर्त, क्या होता है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब जो है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। बात करें प्रति चक्रवात की, तो केंद्र पर उच्च वायुदाब, और उत्तरी गोलार्ध में तो होता है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में होता है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ये चीज याद रखनी है। अब देखो चक्रवात निम्न दाब के केंद्र में होते हैं, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। देखो चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता है, तो केंद्र की से परिधि की ओर वायुदाब घटता नहीं है, क्योंकि आपको पता है केंद्र पे तो निम्न होता है और बाहर क्या होता है ज्यादा, तो ये उल्टा लिख दिया। ये है आपकी प्रति चक्रवात की विशेषता, किसकी, प्रति चक्रवात की, ठीक है। केंद्र में क्या होता है, वैसे ही निम्न वायुदाब होता है, परिधि की ओर बढ़ता है, तो उत्तर हो जाएगा असत्य ऑप्शन नंबर बी। विशेषता नहीं पूछा क्योंकि ये प्रति चक्रवात की विशेषता। फिर चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। चक्रवात में हवाएं कहां चलती है, ये भी मैं लिख देता हूं। चक्रवात में कहां से चलती है, परिधि से केंद्र की ओर चलती है हवा, परिधि से केंद्र की ओर। और प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना, तो ये भी सही है। फिर चक्रवात में हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, तो देखो चक्रवात में, देखो ये दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोपेन का जो वर्गीकरण है, ठीक है। कोपेन द्वारा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु हेतु कौन सा संकेत प्रयुक्त किया गया। देखो कोपेन ने जो संकेत प्रयुक्त किए थे, सबसे पहले ए की बात करें, जो ए संकेत जो नोट कर सकते हो, ए संकेत इन्होंने उष्ण कटिबंधीय जो है जलवायु के लिए उपयोग किया, ठीक है। बी किसके लिए किया, शुष्क जलवायु के लिए, किसके लिए, शुष्क जलवायु। सी किसके लिए किया, सी शीतोष्ण के लिए, किसके लिए, सी शीतोष्ण के लिए, ठीक है। डी किसके लिए किया, डी हिमवन वालु जलवायु के लिए। और ई किसके लिए किया, ई ध्रुवीय जलवायु के लिए। अब आपके सामने है
ए किसके लिए, बी किसके लिए, बात यहां शीतोष्ण की हो रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा कथन है असत्य है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन इंपोर्टेंट बनता है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ, बिल्कुल सही बात है, नोट कर लेना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ, बिल्कुल से। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 से जो है 7.5 तक होता है, तो गलत बात है। 7 से ऊपर तो वैसे अम्ल रहती नहीं है वर्षा, 7.5 मतलब सारी है, तो ऐसा तो है नहीं। अम्लीय वर्षा होती है 5.6 से कम पीएच मान की, ध्यान रखना, तो उत्तर बी हो जाएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष की स्थापना नवंबर 2012 में दोहा सम्मेलन में हुई, तो बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष की स्थापना दोहा जो है कतर में है, ये कहां पर, कतर में, नवंबर 2012 में हुई। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है, बिल्कुल मॉन्ट्रियल है आपका कनाडा में, और ये प्रोटोकॉल है आपका ओजोन क्षरण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मीरी, मिस्मी, अबोर और डाफला, नाम ध्यान रखना, डाफला, मीरी, मिस्मी, अबोर, डाफला पहाड़ियां किसके भाग हैं, तो ये आपके उप हिमालय के भाग हैं, किसके, उप हिमालय के। और ये पहाड़ियां हैं कहां पर आपकी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर है, ध्यान रखना। और एक चीज जो यहां से क्वेश्चन आते हैं वापस बता देता हूं अलग कलर में, कि इनका जो है ध्यान रखना, डाफला नाम याद रख लेना लाइन से, डाफला, डाफला के बाद में मीरी, मीरी के बाद में अबोर, और अबोर के बाद में मिस्मी, कौन सी, मिस्मी। ये इनका क्रम कैसे याद रखवाया मैंने, कि ये जो है आपकी कहां से, पश्चिम से, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है। डाफला जो है सबसे पश्चिम में, फिर मीरी, फिर अबोर, फिर मिस्मी, ये आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है इनका क्रम है, ध्यान रख लेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी जो तूफानों से वर्षा कौन सी, सॉरी, पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी तूफानों से वर्षा कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है, बात हो रही है काल वैसाखी की, तो कौन से महीने में होती है, ये वैशाख का महीना, और वैशाख का महीना लगभग आपका मई में आता है, तो मई में कौन सी ऋतु होती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये आपके जो है टॉप 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपके समझ में आ गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से जल्दी अगली क्लास का वेट करें। धन्यवाद, लाइक भी करें, धन्यवाद।